नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत। आपके साथ मैं हूं श्वेता त्रिपाठी। खास पेशकश लेकर बवाल, बहुत अहम सवाल, मध्यस्थता से बनेगा राम मंदिर? क्योंकि आज जब सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि मध्यस्थता होगी, बकायदा वो पैनल भी तय कर दिया गया जो मध्यस्थता करेगा। अब ऐसे में सवाल यह है कि क्या भगवान राम का वनवास खत्म होगा? क्या मध्यस्थता से बनेगा राम मंदिर? इस पर हम शुरुआत करेंगे। लेकिन जिस तरह से तमाम चीजें देखने को मिल रही हैं, आप क्या कुछ वो चीजें हैं जो देखने को आ रही हैं कि क्या क्या वो तर्क भी आए हैं, सबसे पहले इस रिपोर्ट में समझिए। मध्यस्थता से हल होगा मंदिर अयोध्या विवाद। सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता के लिए बनाई समिति। मध्यस्थता समिति में होंगे 3 सदस्य। 8 हफ्ते में देनी होगी कोर्ट की रिपोर्ट। अयोध्या विवाद के सर्वमान्य समाधान के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मध्यस्थता का रास्ता अपनाया है, जिसके लिए अदालत ने 3 सदस्यों की एक समिति बनाई है। मध्यस्थता समिति का अध्यक्ष सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस कलीफुल्लाह को बनाया गया है, जबकि इस समिति में सदस्यों के तौर पर आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर और वरिष्ठ वकील श्री राम पंचू को जगह मिली है। जिसके बाद जस्टिस कलीफुल्लाह ने मध्यस्थता के जरिए दशकों पुराने अयोध्या विवाद के हल होने की संभावना जताई है। I understand that the Supreme Court has appointed a mediation committee headed by me. I am yet to receive the order copy. Therefore, for the present, I can only say that if the committee has been constituted, we will take every effort to resolve the dispute. तो वहीं आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया। हमने भी अभी एयरपोर्ट में ही सुना था ये बात। अभी देखते हैं, ये देश के लिए अच्छा होगा, मीडिएशन से ही भला बनेगा। हालांकि कोर्ट द्वारा गठित 3 सदस्यीय पैनल में आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रविशंकर को शामिल किए जाने पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने आपत्ति जताई है। इसके लिए उन्होंने श्री श्री रविशंकर के एक पुराने बयान का हवाला दिया। In my personal capacity, on behalf of my party, I can say that I welcome this order of Supreme Court of mediation, and my only concern is that one of the persons who has been appointed as a mediator by the Supreme Court, he had given a statement on 4th of November 2018 threatening violence against Muslims of India, stating that if you do not give this land, India will become Syria, and leave that place as a goodwill gesture. That is his stated position. हालांकि इस मामले में निर्मोही अखाड़ा के अलावा दूसरे हिंदू संगठनों ने भी इस विवाद को मध्यस्थता के लिए भेजने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का विरोध किया था, जबकि मुस्लिम संगठनों ने इसका समर्थन किया था। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से अयोध्या विवाद में मध्यस्थता के लिए 3 सदस्य समिति के गठन के बाद रिपब्लिक भारत सवाल पूछता है कि क्या मध्यस्थ बना पाएंगे राम मंदिर? क्या मध्यस्थता से निकलेगा मंदिर निर्माण का रास्ता? क्या मध्यस्थ सभी पक्षकारों को एक मत कर पाएंगे? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो मध्यस्थता के जरिए एक रास्ता निकालने की कोशिशें की जा रही हैं, लेकिन क्या ये रास्ता निकलेगा? क्या 8 हफ्ते में ये रास्ता निकलेगा? क्या जो मध्यस्थ है वो राम मंदिर बनवा पाएंगे? भगवान राम का वनवास खत्म होगा? ये वो तमाम अहम सवाल हैं जो आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद, मध्यस्थता के फैसले के बाद उठ खड़े हुए हैं। इसी पर हमारा खास मेहमानों का पैनल होगा जिस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन वो 5 सवाल जिसके जवाब तलाशेंगे वो होंगे, मध्यस्थ बना पाएंगे राम मंदिर? क्योंकि अब हर कोई यही जानना चाहता है कि क्या वो रास्ता, वो फॉर्मूला तय हो जाएगा मध्यस्थतों के जरिए? तो मध्यस्थता से निर्माण का रास्ता निकल पाएगा? 8 हफ्ते में किसी तस्वीर तक हम पहुंचेंगे? क्योंकि जो फैसला आया उसके बाद अब कहीं ना कहीं और भी सवाल खड़े हो गए हैं। तो सभी पक्षकार एक मत हो पाएंगे इन 8 हफ्तों में? क्योंकि 8 हफ्तों का वक्त दिया गया है। ऐसे में जो भी पक्षकार हैं जिनको अपना अपना तर्क देना है, वो क्या एक स्टैंड पर आ पाएंगे? 8 हफ्तों में सहमति बन पाएगी? बवाल का चौथा सवाल ये है, और ये देखना होगा क्योंकि अलग अलग जो तर्क आ रहे हैं, ऐसे में सबको किस तरह से सहमत किया जाता है वो बहुत मुख्य है। 5वां सवाल होगा मध्यस्थों को लेकर, क्या सभी सहमत है? क्योंकि अलग अलग तर्क भी देखने को मिल रहे हैं मध्यस्थों को लेकर जो पैनल में शामिल हैं, और इसीलिए सवाल है कि वो जो एक कोशिश है वो क्या पूरी हो पाएगी। और खास मेहमानों का पैनल भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुका है। पैनल में हमारे साथ शाजिया इल्मी है, स्पोक पर्सन है बीजेपी की। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नोएडा स्टूडियो में पंडित अजय गौतम हमारे साथ मौजूद है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। यासिर जिलानी हमारे साथ मौजूद है, स्पोक पर्सन है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। अब्दुल हमीद नोमानी हमारे साथ मौजूद है, इस्लामिक स्कॉलर है, आपका भी बहुत बहुत स्वागत
स्वागत है। तो इस चर्चा की शुरुआत हम करेंगे और अहम सवाल यही होता है, क्या अब जो एक कोशिश हो रही है वो नतीजों तक पहुंच पाएगी? अब्दुल हमीद नोमानी जी, सबसे पहले आपसे जानना चाहती हूं, क्योंकि आप लोगों ने भी कहा था हम सहमत हैं, लेकिन जो ये कोशिश हुई है सर, इसके बाद माने 8 हफ्ते में एक बड़ा नतीजा निकल पाएगा? देखिए, दुनिया जो है उम्मीद पर जो है कायम है, तो आशा जो है वो ठीक ही जो है वो रखना चाहिए। और अब जो पहल हुई है वो 3 चीज़ें जो है वो बहुत साफ है जो पहले नहीं थी। एक जो है वो पैनल का जो गठन है, दूसरे ये है कि उसका रिकॉर्ड रखा जाएगा, तीसरे ये है कि उसको जो है गुफ्त रखा जाएगा जी। तो मीडिया जब सामने होता है तो बहुत से लोग बेकाबू हो जाते हैं, और वहाँ जो है बात जो है बहुत जो है संजीदा माहौल में होगी, तो कुछ न कुछ जो है वो नतीजा निकलेगा। लेकिन यह है कि मतलब आप ये मान रहे हैं, बहुत आप उम्मीदें रखते हैं। हाँ, अच्छा, अगर बुलाया जाएगा सुलह के लिए तो आप लोग जाएंगे, मध्यस्थता के लिए बुलाया जाएगा तो आप लोग जाएंगे, कोई समस्या नहीं है, बात रखेंगे? वो तो कोर्ट का मामला है, कोर्ट चूंकि अथॉरिटी है, वो जिसको भी जो है वो कोर्ट जो है वो बुलाएगा उसको जो है वो जाना नहीं, अब तो ये पैनल है ना, पैनल के पास पक्षकार जाएंगे ना सर, तो अपनी बात तो रखेंगे। तो यानी जो बड़ा दिल दिखाने की बात कही जा रही है वो दिखाई जाएगी? बिल्कुल, बड़ा दिल दिखाया जाएगा, बिल्कुल, जिसको भी बुलाया जाएगा वो जाना चाहिए, वो अपना बड़ा दिल दिखा पाएगा। अजय गौतम जी, क्या बड़ा दिल दिखाया जाएगा? देखिए, खुली सोच और बड़े दिल के साथ अगर टेबल पे बैठा जाए तो सब कुछ मुमकिन है। हाँ। अपनी गलतियों को माना जाए तो सब कुछ मुमकिन है। अगर वास्तव में इस देश में गंगा जमनी तहजीब को आप स्थापित करना चाहते हैं तो सब कुछ मुमकिन है। अगर हिंदू भाईचारे की बात करना चाहते हो तो सब कुछ मुमकिन है। लेकिन अगर आप सोचते हो कि टेबल पे तो फैजाबाद में बैठेंगे लेकिन इंस्ट्रक्शन लेंगे सीरिया और लीबिया से, तो कुछ नहीं होगा। बात यह है कि क्या कुछ चीजों को स्वीकार करना पड़ेगा कि वहां पर पहले पुरातन काल में 500 साल पहले वह मंदिर था या नहीं था, मंदिर को तोड़ा गया या नहीं तोड़ा गया। और दूसरी बात ये कि क्या किसी भी जो धर्म विशेष है उसके जो देवता है उनके जो जन्म स्थान है, क्या उसका कंपैरिजन एक मात्र मस्जिद से किया जाना चाहिए? ये कुछ ऐसे बिंदु हैं, अगर हम इनको खुली सोच के साथ बैठते हैं तो देखिए टेबल पर 8 हफ्ते नहीं 8 दिन में इसका मैं कहता हूं जिलानी जी, ऐसा है, ऐसा लगता है आपको? क्योंकि देखिए यहाँ पर एक बात है अभी, लेकिन कुछ जो लोग जिहादी अजय गौतम जी, एक मिनट सर, यासिर जिलानी जी, एक बात तो बहुत क्लियर है, जब से फैसला आया है तब से कुछ चीजें ऐसी निकलकर सामने आ रही हैं, जिसके बाद सवाल यही है कि मध्यस्थता होगी कैसे? ठीक है, पैनल बन गया है, पैनल के बीच लोग जाएंगे, बात रखेंगे, लेकिन अगर हर कोई अपने अपने स्टैंड पर कायम होगा तो फिर मध्यस्थता होगी कैसे? देखिए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने ये 3 लोगों को बनाया है, कंस्टिट्यूट किया है, तो सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूं। और लेकिन मेरा जो कहना है कि मध्यस्थता अगर हो, जो मध्यस्थ इसमें बने हैं, चाहे वो श्री रविशंकर हो, जस्टिस साहब हो या श्री राम साहब हो, उनको ये बात ध्यान रखना होगा कि जो गर्भगृह है जहां भगवान श्री राम का जन्म हुआ था, उस जगह पे भव्य राम मंदिर का निर्माण हो, क्योंकि वो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है और यही भारत का जनमानस चाहता है। तो अगर उसके यही चाहता है नोमानी जी, यही चाहता है भारत का जनमानस, अगर सारी बातें कोर्ट ने भी माना है कि आस्था का विषय है। ये उनकी राय है, हमारी राय नहीं है। हम तो न्याय के साथ हैं, जो भी निर्णय आएगा, जो भी तय हो जाएगा, हम उसके साथ हैं, चाहे वो कुछ भी बने। शाहबानों के नहीं, देखिए अयोध्या का जो मामला है, मुझे लगता है कि हम लोग इसको अपने, अगर मैं हमारे संगठन के दृष्टिकोण से ये बात रखूं तो हमने इस पे बहुत लड़ाई लड़ी है, और भारत का मुसलमान भी अब ये समझने के लिए तैयार है कि जो भगवान राम के लिए आस्था है 100 करोड़ से ज्यादा हिंदू भाइयों की अब, और मुझे लगता है 99.9% मुसलमान भी भारत का चाहता है कि अयोध्या में उस जगह पे जहां पे जन्म स्थान है राम मंदिर बने। यासिर जिलानी जी, काफी बड़ी और महत्वपूर्ण बात आपने कही है। मौलाना हसनैन जी हमारे साथ यासिर जिलानी स्टूडियो में मौजूद है, साफ तौर पे कह रहे हैं भाई सब हर कोई समझ रहा है, अब तो मुस्लिम भी समझ रहे हैं, वो लोग भी समझ रहे हैं जो कहीं ना कहीं ये समझते थे कि आस्था का विषय है क्या हो, लेकिन वो भी अब समझ रहे हैं। साफ तौर पर यासिर जिलानी कह रहे हैं नहीं भाई मंदिर बन सकता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, यासिर जिलानी साहब की इस बात को मैं सपोर्ट करता हूं कि बिल्कुल हर शख्स ये चाहता है कि इस वक्त कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, कोई फसाद फितना मौजूद ना हो। और पहली चीज़ मैं इस चीज़ का, आपने लिखा है कि मध्यस्थता के विरोध में मैं हूं, तो इस चीज़ को मैं बताना चाहता हूं, मैं मध्यस्थता के विरोध में नहीं हूँ, मध्यस्थता में जो लोग पड़े हुए हैं उनके विरोध में हूँ। मध्यस्थता में आपने ये दिखाया कि अभी असदुद्दीन ओवैसी, आज़म खान जैसे लोग जो है इस चीज़ के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज़म खान और असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के ठेकेदार नहीं हैं, मुसलमानों के फैसले के ठेकेदार नहीं हैं, ना ही उन मुसलमानों के ये नेता हैं। ये लोग सिर्फ
नेता ऐसे हैं कि जो दंगा भड़काने या लोगों के दरमियान नफरत फैलाने के लिए बैठे रहते हैं और बैठकर लोगों को उकसाते हैं। हिंदू के बारे में हो या बदलते भारत और बढ़ते भारत की तस्वीर देखिए चैनल पे दिख रही है। नहीं तो आप ये मान रहे हैं, आप ये मान रहे हैं, क्योंकि देखिए आपने और यासिर जिलानी ने बड़ी बेहद महत्वपूर्ण बात कही है, यानी कि आप लोग ये मान रहे हैं कि दरअसल मध्यस्थता से मामला हल हो सकता है, वक्त बदल चुका है, लेकिन कुछ लोग जानबूझ के अड़ंगा अटकाने की कोशिश करेंगे। से मामला मैं जवाब देना चाहता हूं कि मध्यस्थता से मामला बदल सकता है, लेकिन नहीं बदल सकता है कि हल हो सकता है। देखिए दोनों चीजें अलग हैं, बदल सकता है या हल हो सकता है। बिल्कुल हल हो जाएगा। देखिए ये आप देखिए हमारे भारत के मुस्लिम समुदाय से आए हुए नौजवानों की नुमानी जी बताइए, दो लोग ऐसे बैठे हैं। ये जो बात कह रहे हैं मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि ये उन लोगों को उन्होंने टारगेट किया है जिन्होंने आज तक हमारे साथ राजनीति करी, हमारे मुस्तकबिल को कहीं ना कहीं नीचे रखा। आज देखिए ये नौजवान जो निकल के आ रहे हैं, उनको लगता है कि जो आस्था का सबसे बड़ा केंद्र बिंदु है वो उन लोगों को दे दिया जाए जिनका है वो। हम क्यों बार बार इस चक्कर में पड़ के, और यकीन माने कि उस अयोध्या में शाजिया को भी मैं ले लेती हूँ जरा। शाजिया यहाँ पे फिलहाल नमाजियों की संख्या कभी फिलहाल चाहे यासिर जिलानी हो और या एक मिनट सर मौलाना हसनैन हो, ये तो मुझे लगता है कि बिल्कुल एक तरफ है। तो ऐसे में तो इन लोगों की बातों से तो मुझे लग रहा है कि शायद कहीं कोई समस्या आने वाली है ही नहीं। मध्यस्थता से राम मंदिर का जो मसला है वो हल हो जाएगा, भगवान राम का वनवास खत्म हो जाएगा, ऐसा लग रहा है इन लोगों की बातों से। मस्जिद दोनों का मामला है, सिर्फ मंदिर का मामला थोड़ी है। देखिए कुछ भी हो श्वेता जी, कुछ भी हो, बहुत ही अरसा हो गया है और मुझे लगता है बहुत जरूरत है इस वक्त। क्या मेरी आवाज आ रही है? जी आपकी आवाज आ रही है शाजिया, मैं सुन पा रही हूँ आपको। जी मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि कम से कम अब इतने अरसे के बाद इसका समाधान हो। मेरी ये अपील है कि किसी भी तरह से इस मामले को और डिले ना किया जाए। देखिए संत समाज हो, हिंदू समाज हो, पूरा जनमानस हो, अगर उसके दिल में और उसकी आस्था का एक बहुत ही बड़ा केंद्र बिंदु भव्य राम मंदिर बनाना हो, तो मुझे लगता नहीं है कि किसी को इसमें रुकावट डालनी चाहिए। दूसरी और ज़रूरी बात, सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में मध्यस्थता हो रही है। हम चाहते हैं कि भव्य मंदिर बनाया जाए, संवैधानिक तरीके से बनाया जाए, अमन का माहौल बना रहे, लेकिन हम ये भी चाहेंगे, और मैं तो कहूँगी अपने मुसलमान भाइयों से, कि एक फिराक दिली दिखाइए। जिस तरह से हम अपने इबादत गाह की इबादत की जगह है, चाहे वो मस्जिद अल हरम हो, चाहे आप मक्का मदीने की बात करें हम लोग, या हमारे क्रिश्चियन भाई वैटिकन को देखते हैं, उसी तरह हमारे हिंदुस्तान के भाई जो है, हिंदू भाई हैं। नुमानी जी जवाब दीजिए जरा। शाजिया इल्मी बड़ी महत्वपूर्ण बातें कर रही है। शाजिया मेरे साथ इसलिए जरूरी है। अब्दुल नुमानी साहब है, मैं जरा उनसे ले रही हूँ आपकी बातों का रिएक्शन। ये सब अगल बगल की बातों का जो है व्यवहारिकता से कोई लेना देना नहीं है। जो उच्चतम न्यायालय का निर्णय होगा, जो उसकी फैसले में जो कुछ आएगा, जैसे भी होगा, हम उसके साथ हैं। भाई उच्चतम न्यायालय भी बहुत सारे पहलुओं को देखेगा, और उच्चतम न्यायालय ने कहा वो देख रहा है, वो तो 70 साल से जो है मामला है उच्चतम न्यायालय में, की बात है, जज्बात की बात है, सोच की बात है। जी ये कहा है, कोठी में है वो। जज्बात की बात उन्होंने कही है, भावना की बात कही है, और उन्होंने आस्था की बात की है, माइंड की बात की है, मतलब दिमाग की और दिल की, दोनों की बात कही है। तो आप समझिए। यासिर जी एक शाजिया देखिए, बड़े आप और यासिर एक बात कह रहे हैं, तो इसी बात को मैं आगे बढ़ा रही हूँ। यासिर जी यहाँ पर अगर ये बात कही जा रही है कि भाई मध्यस्थी के अगर 1 भी % गुंजाइश हो, तो फिर उसमें गुरेज क्या है? अभी तो सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता निकालने की कोशिश हो रही है, उसको अभी से खारिज कर देना जो नुमानी साहब कर रहे हैं, क्या वो ठीक होगा? हम खारिज नहीं कर रहे। देखिए लेकिन आप संशय तो खड़े कर रहे हैं ना सर। हम तो कह रहे हैं कि जो भी किया, जब हम लोगों ने बहुत कोशिश करी कि बातचीत से कोई रास्ता निकले, ये लोग खिलाफत कर रहे थे, मुखालफत कर रहे थे। हमने उस वक्त भी हम लोग खड़े रहे। उसके बाद हमने जब उच्चतम न्यायालय में बात गई और कहा कि वहां से फैसला होगा, तो हमने उच्चतम न्यायालय का भी स्वागत किया कि उनका फैसला आ जाने दीजिए, हम इंतजार कर रहे। आज उच्चतम न्यायालय ने ही ये फैसला लिया है कि 3 मध्यस्थ उन्होंने बनाए। बीच के लोग तो खड़े हो गए ना। जिलानी तो सर किसको खड़ा होना पड़ेगा? अरे तू खड़ा तो हो गया ना। अरे 3 लोग का पैनल तो बना दिया ना, 3 लोग का पैनल तो बनाया है ना। नुमानी साहब बात 99.9% का 6 मार्च को प्रधान न्यायाधीश ने कहा आप अतीत में मत जाइए, वर्तमान की बात कीजिए। लेकिन अतीत में बहुत कुछ हो चुका है। आपको मैं रोक रही हूँ। अजय गौतम जी, एक बड़ी खबर आ रही है, मैं उसका रुख कर रही हूँ। अजय गौतम जी और सुनिए नुमानी जी, बड़ी खबर का इस वक्त मैं रुख कर रही हूँ। एयर स्ट्राइक पर नवजोत सिंह सिद्धू ने सवाल खड़े कर दिए। लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू की ओर से बयान निकलकर सामने आ रहा था। अब ये कहा जा रहा है पेड़ ढांचे में अंतर नहीं कर सके। ये देखिए हरदीप सेना की शौर्य पर कैसे सवाल खड़े किए जाते हैं।
और ये भी अब कहा जा रहा है कि किस तरह से नवजोत सिंह सिद्धू ने ये बात कही थी कि बम गिराए या पेड़ गिराए। आपके अपने चैनल रिपब्लिक भारत ने बकायदा आप सभी को सबके सामने वो सबूत भी रखे थे जिसमें दिख रहा था कि किस तरह से स्पाइस मिसाइल 2000 ने जाकर के टारगेट को हिट किया था। अब ये कहा जा रहा है 48 सैटेलाइट के बावजूद फेल क्यों? नवजोत सिंह सिद्धू ये बात कैसे कह सकते हैं कि फेल क्यों? क्या उनके पास कोई प्रूफ है? क्यों हर दिन सेना का अपमान किया जाता है, सेना की शौर्य पर सवाल खड़े किए जाते हैं, सेना के पराक्रम पर सवाल खड़े कर दिए जाते हैं? हर एक दिन सबूत दिया गया है, क्या वो सबूत नजर नहीं आते हैं कांग्रेस को? क्या वो सबूत दिखते नहीं है? और हमारे साथ खास मेहमान भी लगातार जुड़े हैं, क्योंकि देखिए अलग अलग विषय जिस पर हम बातचीत कर रहे हैं। और चलिए एक बार फिर से अपने टॉपिक पर लौटते हैं, बवाल जिसमें हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि मध्यस्थता का फैसला तो सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है, पैनल भी गठित कर दिया है, लेकिन क्या ये पैनल 8 हफ्ते में मंदिर बनवाएगा? उस तरफ कोई तस्वीर साफ करेगा? प्रोफेसर संगीत रागी भी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं स्टूडियो में। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर संगीत रागी, हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। बहुत बहुत स्वागत है आपका सर। और इस वक्त हमारे साथ मौलाना इमाम बरकती भी जुड़ चुके हैं, इस्लामिक स्कॉलर हैं, कोलकाता से हमारे साथ जुड़े हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इमाम बरकती जी, अभी तक डिबेट में जो बात हम आगे कर रहे थे, यासिर जिलानी हो और या फिर हमारे साथ हसनैन साहब हो, ये कह रहे हैं कि नहीं भाई रास्ता निकल सकता है और हम तो साथ हैं, आस्था का विषय है, हम तो साथ हैं। लेकिन यहाँ पर नुमानी साहब कह रहे हैं नहीं ऐसा नहीं है, बीच का रास्ता आप निकाल लीजिए। आपको लगता है सर एक निर्णय होगा कुछ? अरे तो सर निर्णय सर सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है, सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा है, तुम्हारी तो मैं आपसे कह रही हूँ सुप्रीम कोर्ट का निर्णय सुनिए। अच्छा सर ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आएगा सुप्रीम कोर्ट ने कहा मध्यस्थता कर लीजिए, बातचीत कर लीजिए, आप लोग तय करना चाहते हैं आप कर लीजिए। आप जरा रुकिए सर एक मिनट। बरकती साहब मैं आपसे जानना चाहती हूँ ये फॉर्मूला क्या हो? यहाँ तो मध्यस्थता से पहले ही सब प्री जज बन गए ना, जब आप यहाँ तो सब प्री जज बन गए। प्री जज क्यों बन रहे हैं? अगर एक गुंजाइश की गई है या उसकी कोशिश के लिए बात की गई है, नौमानी साहब सुना भी करिए ना, आपके पास आऊंगी। तो ऐसे में पहले से प्री जज बन जाना कितना ठीक है? बरकती साहब आपसे सवाल है मेरा। हाँ, मैं ये कहना चाहता हूं, मैं भी आज 70 साल उम्र हो रही है, 68 साल। ये मामला आज 27 साल से बहस चल रही है और राब्ता कमेटी इस सिलसिले में बाबरी मस्जिद राब्ता कमेटी बनी थी, जिसमें वो बनात वाले और सुलेमान सेठ और बहुत सारे लोग थे, लेकिन मसला हल नहीं हुआ। उसके बाद ही से चल रहा है और अदालत में भी मामला है और सुप्रीम कोर्ट ये फैसला नहीं कर सकती है। चैलेंज है मेरा, न कोई मध्यस्थता न कोई मशवरा से ये मसला हल होगा, बिल्कुल नहीं होगा। इसको सियासी लोग नहीं चाहते हैं कि हल करें। मुसलमानों का ऑब्जेक्शन कुछ भी नहीं है और न हिंदुओं का ऑब्जेक्शन है। ये खड़ाक पैदा किया है सियासी लोगों ने कि ये मसला हल होगा तो उनका मसला खत्म हो जाएगा। हम लोग तो मसला हल करने के लिए बैठे हैं। तो आप अनाउंस करिए बरकती साहब, आपके फॉलोअर्स पूरे हिंदुस्तान में बहुत हैं। तो आप कहिए, एक मिनट आप कहिए, एक मिनट, एक सुन लीजिए। अरे भाई सुन लीजिए ना, सुनने में क्या हर्ज है? आप लोग तो बोल चुके हैं, बरकती साहब भी बोल रहे हैं, हम आपको चैलेंज कर रहे हैं कि ये मसला कभी भी हिंदुस्तान आज़ाद रहे, सरसब्ज शादाब रहे, मजबूत रहे, लेकिन इस मसले को ना सुप्रीम कोर्ट हल कर सकता है और न कोई कमेटी कर सकती है, जो आप कोर्ट को चैलेंज कर रहे हैं, कोर्ट कोशिश करवा रहा है, तो क्या आप करके देख लीजिए, करके देख लीजिए। जरा जवाब दीजिए, क्या ये लोग जो एक गुंजाइश जब आती है तो क्या इनको तकलीफ होने लगती है जो खुद को कोर्ट के ऊपर कह रहे हैं, चैलेंज कर रहे हैं? देखिए कोर्ट का जो फैसला है उसको चैलेंज कर रहे हैं। गुंजाइश होती तब ना। सर रुकिए एक मिनट भाई, गुंजाइश आप बताइए, प्री जज क्यों बन रहे हैं? संगीत रागी, गुंजाइश कहाँ आ रही है भाई? देखिए कहाँ गुंजाइश आ रही है? देखिए कह तो रहे नहीं होगा। देखिए ये कहाँ से कर दे, जरा देखें हम भी। ये सब धंधाबाजी और खाने पीने का है। अरे भाई आपका बाप तो नहीं चाह रहा, बाप कौन है आपका मालूम है? आप लोग का बाप कौन है? सुनो सर, मुझे ऐसा लगता है शायद संयमित भाषा का इस्तेमाल करें, क्योंकि आप सुनिए सर, आप टीवी डिबेट में बैठे हैं सर, ये आप समझिए, आप थोड़ा संयमित होकर के बोले, संयमित होकर के बोले, संयमित होकर के बोले, बात करके संयमित होकर। आपका बाप तो अमेरिका है। नहीं जिलानी साहब, यासिर इस तरीके की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना है। संयमित होकर के बात करिए, बात का तर्क करिए सर, लेकिन ये तरीका नहीं होना चाहिए, बस तरीका ये नहीं होना चाहिए। बोलिए। अभी सुनिए ये लड़ाई जो हुई, ये सब तो बैठे हैं यहाँ पर, चौकत बैठे हैं।
इनका क्या पहचान है? अब आप क्या बताइए, बोल रहे क्या हैं? बात कह रहे क्या हैं? बात आप आप क्या कर रहे है? हैं? बाबरी और मस्जिद आप क्या है? हिंदू पाकिस्तान ये चाहिए, इमाम नहीं लोग है कहते ये हैं आप क्या है बताइए, वो गाली दे रहे हैं। सही लोग बात कहते वो हैं गलत बात है, गलत बात है, गलत बात है, गलत बात ये है। बात- बरकती जी, क्या बात कर रहे हैं? बरकती जी, आप बहुत गलत बात कर रहे हैं बरकती जी। शायद भाषा का संयम आप भूल चुके हैं, भाषा का संयम आप भूल रहे हैं। भाषा का संयम बरकरार रखना हर किसी की जिम्मेदारी है और आप भी रखिए। जिलानी साहब बताइए। विवादित ढांचा। सर मैं आपके पास दोबारा लौटूंगी, पहले अपने आप को शांत कर लीजिए और भाषा को संयमित कर लीजिए। 70 साल आपकी उम्र हो गई और इस तरह की भाषा का प्रयोग कर रहे हैं, कहाँ से सीखा है? ये तो हमारी गंगा जमुनी तहजीब नहीं है, ये हमारी रवायत नहीं है, ये तहजीब का हमारा दायरा नहीं है। जिस तरह का इस तरह की लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं, सारी रिवायत है आपकी, बस रिवायत की क्या? आप अपने बाप से डरते हैं, अपने बाप से इतना डरते हैं अमरीका। अरे आप फिर उसी भाषा में लौटा है। जिलानी एक मिनट, असद यासी जिलानी एक मिनट। सर आप, मेरी आपसे लास्ट रिक्वेस्ट है, प्लीज भाषा का संयम रखें, भाषा का संयम रखें, भाषा का संयम अगर आप नहीं रखेंगे तो मुझे मजबूरन आपको ऑडियो कम कराना पड़ेगा। सर फिर मत कहिएगा कि मुझसे सवाल क्यों नहीं लिया गया। संगीत रागी जी जरा जवाब दीजिए इन लोगों को जिनको फैसला सुनते ही पेट में दर्द शुरू हो गया। रुकिए, अभी शांत हो जाइए। आपसे सवाल नहीं किया मैंने। संगीत रागी जी दे रहे हैं आपको जवाब, दीजिए। 400 साल से बाबरी मस्जिद थी। देखिए मैं थोड़ा सा पूरा अरब कह रहा है। व्यक्तिगत रूप से मैं ये कह रहा हूँ, मैं थोड़ा सा इसे अलग रूप से देखता हूँ। मुझे लगता है कि ये मामला दो कम्युनिटी के बीच में अब रह गया है, ये मामला 3 पक्षकारों तक सीमित नहीं रह गया है। मुझे लगता है ये मामला कम्युनिटी का है और ये हम शुरू से ये मान करके चल रहे हैं कि जो बाबरी ढांचा था, मैं उसे मस्जिद नहीं कहता, वो मस्जिद था भी नहीं। बाबरी ढांचा जो था वो हिंदुओं के मान और प्रतिष्ठा को पद्दलित करने के लिए एक ढांचा क्रिएट किया गया था। वह एक आध्यात्मिक ढांचा बिल्कुल नहीं था, इसीलिए उसे तोड़ा गया था। मुस्लिम समुदाय, जैसा कि आपने देखा है, कोई एक नहीं है, ऐसे हजारों मिल जाएंगे जो किसी भी प्रकार के इस समस्या का समाधान नहीं चाहते हैं। वो इसलिए नहीं चाहते हैं कि बहुत कम ऐसे हैं जो गिलानी जी जैसे लोग हैं, ये बहुत कम ही लोग हैं, क्योंकि वो उनको अपने जो बाबर और उनके जो मुगल सल्तनत थी उससे पहले भी मुसलमानों के इन्वेडर्स जिन लोगों ने कुकर्म किए थे उनके साथ अपनी लेगेसी को कहीं ना कहीं चुनते हैं। और वो ऐसे तो कहेंगे कि हमारा उनसे कोई रिश्ता नहीं है, लेकिन सच्चाई यही है कि उनके लेगेसी को वे कैरी फॉरवर्ड करते हैं और उसमें एक प्रकार का उन्हें दर्द महसूस होता है। यही कारण है, नहीं तो मस्जिद को हटाने में कोई ऐसी, अयोध्या में मस्जिद होने का कोई मतलब नहीं है। राम जन्मभूमि न्यास का पहले से कहना है कि वहां पर मस्जिद के लिए कोई जगह नहीं हो सकती है। 14 कोसी जो अयोध्या की परिक्रमा है उसमें मस्जिद के लिए कोई स्थान नहीं है। उसके बाद यदि जहां भी वो मस्जिद बनाना चाहते हैं उसका स्वागत है। जहां राम लला है, राम लला विराजमान रहेंगे, वहां पर भव्य मंदिर बनेगा। और अयोध्या की 14 कोस की जो परिक्रमा है उसके बीच में किसी भी मस्जिद का स्थान नहीं हो सकता है, मस्जिद कहीं और जा सकती है। यही, यदि इस पर समझौता हो सकता है, 77 एकड़ में जगह नहीं है, बाकी कहीं भी हो सकता है। मध्यस्थता का जो फॉर्मूला है वो संगीत रागी जी बता रहे हैं। मतलब आप हमारे 3000 मंदिरों को तोड़ दें और उन इन्वेडर्स, उन तुगलकों के साथ अपने आप को खड़ा करें। आप अरे हम तो कहते हैं वैसे एक नहीं, ऐसे 10 मस्जिदें तोड़नी होगी तो हम फिर कल तोड़ेंगे। मैं फिर ये कह रहा हूँ, ऐसी मस्जिदें यदि होंगी तो कल फिर तोड़ेंगे। ये मैं फिर कह रहा हूँ, ऐसी मस्जिदें हो तो हिंदू समाज को तोड़ना ही चाहिए, क्योंकि वो अपमान का प्रतीक था। हिंदुओं की अस्मिता और अपमान का प्रतीक था। इंक्रोचमेंट मूव ड्राइव थी और 6 दिसंबर 1992 को जिस तरीके से राम जन्मभूमि पे इंक्रोचमेंट करी गई थी उसको हटा दिया गया, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। और अयोध्या में जो हुआ वो एक झांकी है, मथुरा और काशी की इंक्रोचमेंट को हटाना भी बाकी है, ठीक है, उसको हटाना भी बाकी है। ये ज्ञानवादी नाम का कलंक जो काशी विश्वनाथ जी ने उसको हटाना बाकी है। मथुरा बिल्कुल और एक सूत्रीय फार्मूला है, नुमानी जी, एक सूत्रीय फार्मूला है, मंदिर वही और मस्जिद अयोध्या में कहीं नहीं। चलिए नुमानी जी और अजय गौतम जी, मुझे ब्रेक के लिए रुकना होगा। देखिए जो फॉर्मूला है ना, मध्यस्थता के जरिए जो फॉर्मूला तय होगा वो तो 1 हफ्ते के बाद पता लगेगा कि क्या तय हो रहा है क्या नहीं हो रहा। लेकिन यहाँ पर स्टूडियो में जरूर फॉर्मूला तय करने की कोशिशें हो रही है, लेकिन क्या ये फॉर्मूला हो पाएगा? अगर यही स्थिति हो गई, अरे अजय गौतम जी ब्रेक पे जा रहे हैं सर। अरे अजय गौतम जी, आपने जब एक बार बोलना शुरू
कंफ्यूज होते तो चुप नहीं होते। अब ऐसे में सवाल यही है कि जो मध्यस्थता की कोशिश है क्या एक नतीजे तक पहुंचेगी? क्या वही अब राम मंदिर बनवाएगी? रामलला का वनवास खत्म होगा? लगातार चर्चा जारी। खास मेहमान बने हुए, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। और चलिए जरा बवाल में चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ब्रेक से पहले हम जिस की बातें कर रहे थे बहुत महत्वपूर्ण है कि अभी से यहां पर किस तरह से मध्यस्थता को लेकर सवाल खड़े कर दिए गए हैं, तो ऐसे में रास्ता निकाला कैसे जाएगा? शाजिया, ब्रेक से पहले आप भी बातें सुन रही होंगी। जब अभी से ही इतने मन मुटाव है तो फिर मध्यस्थता में कैसे सहमति हो पाएगी? पक्षों को कैसे साथ में बिठाकर बातचीत हो पाएगी? बिल्कुल, आपका सवाल बिल्कुल ही वाजिब है, लेकिन इससे पहले मैं इसका जवाब दूं, मैं आम आदमी पार्टी के जो विधायक की बात हो रही है, मैं इसके बारे में कह दूं कि आम आदमी पार्टी पूरी तरह से भ्रष्टाचारी पार्टी हो गई है। ये पहली बार नहीं। शाजिया वो देखिए, पता है शाजिया, मुझे ऐसा लगता है कि फिलहाल वो विषय इंपॉर्टेंट इतना नहीं है। शाजिया, फिलहाल देश ये जानना चाहता है कि क्या मध्यस्थता के जरिए एक निष्कर्ष निकल जाएगा, मध्यस्थता के जरिए राम मंदिर को लेकर के जो एक तारीख है वो तय हो जाएगी। वो जो चीजें है ना जो जन भावनाओं से जुड़ी है, उस पर मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। नहीं, मुझे लगता है कि जो कुछ लोग जो आपके स्टूडियो में भी कह रहे हैं कि इसका कुछ रास्ता नहीं निकल सकता, वो फिर से रुकावट डालने की और बाधा डालने की बात कर रहे हैं, और उनसे सवाल पूछना चाहिए। वो सब सियासतदानों पर असर डाल रहे हैं। कांग्रेस पार्टी के कपिल सिब्बल ने बाकायदा जब वो ट्रिपल तलाक वाले बिल की बहस कर रहे थे और काउंसिल थे बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी की तरफ से, तो आप बाकायदा बरकती साहब, मुश्किल क्या है? दिक्कत क्या है? अगर मध्यस्थता के जरिए दोनों पक्षों से बातचीत की जाती है, अगर वो चीजें जो बातचीत से हल हो सकती है, तो इसमें मुश्किल क्या है? आप प्रतिबद्ध है, भव्य मंदिर बनना चाहिए। अरे आप इतिहास को क्यों देख रहे हैं? अभी वर्तमान में रहिए ना सर। निकालने की कोशिश की है, पहली बार है जब कोर्ट ने पानी का गठन किया है। एक तरफ तो आप लोग कहते थे ना कि मध्यस्थता की कोशिश को कोर्ट ही कर दे, हमारे मुसलमान भाइयों से आप क्या समस्या कि बहुत ही बड़े दिल के साथ बरकती साहब आप क्या समस्या इस जगह बनाई जाए और इसमें और रोकने की कोशिश की जाए? कोई नहीं कर सकेगा। बरकती साहब सर, ये सीधा सीधी है, मस्जिद दे दो मुसलमानों को, फैसला यही है, कागजात यही है, वक्फ यही, वक्फनामा यही है। बाबरी मस्जिद की जमीन है, उस पर कोई बहस मत करो, अजय गौतम जी बहस मत करो, जो करेगा बर्बाद होगा। हाँ, ये सब जैसे दूसरे बर्बाद हुए, आप लोग भी बर्बाद होंगे। अरे किसको बर्बाद कर रहे हैं भाई? मशवरा किया जाएगा। नहीं, किसको बर्बाद कर रहे हैं? कौन आलिम है दीन है वहाँ? कौन बड़ा आलिम है? कौन वहाँ बड़ा आलिम है? ये बताओ। अरे सारे आलिम ही है। सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हैं वो आलिम नहीं है। सुप्रीम कोर्ट में जो बैठे हुए हैं, जो दुनिया पूरे देश के संविधान को भाई वो आलिम नहीं, वो आलिम कहाँ से होंगे? आलिम है जो बैठा है, आलिम है क्या? सबसे बड़ा आलिम यही। वो क्या इल्म हासिल किया उन्होंने? फाजिल किया है, टाइटल किया है, मुमताजुल मुहद्दिसिन किया है, क्या किया है उन्होंने? मुफ्ती किया है, सर काजी उल क़ुज़ात बने हैं। वो कौन है? अरे वो तो अमेरिका को मानेंगे। उसके बारे में मुझे लगता है जानकारी नहीं। यासिर साहब मुझे लगता है इनको जानकारी नहीं है। जरा जानकारी दीजिए पैनल के बारे में, दीजिए जानकारी। कुछ कर नहीं सकते आप तो दूसरा दीजिए जानकारी। देखो वहाँ ने ये लग रहा है कि ये चाहते हैं कि कोर्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट में देवबंद के और बरेली के उलेमा बैठ के फैसला कर दें। चोरी और बेईमानी है। एक बात सुनिए, सऊदी पूछता है तो हम कहते हैं क्या हुआ बाबरी मस्जिद का? मैं पूछता हूँ श्रीलंका में, कहता बाबरी मस्जिद का क्या हुआ? आप कहते हैं ढांचा। यहीं पर तो आपकी चोरी पकड़ी जा रही है कि 400 साल बाबरी मस्जिद का नाम लेने में आपको डर लग रहा है। इसलिए के नाम लेने से, अरे नाम लेने से ये मत बरकती जी आप जा कहाँ रहे हैं? सवाल तो मैं सीधे कर रही हूँ ना, मध्यस्थता की बात मैं कर रही हूँ। आप सवाल सुन नहीं पा रहे हैं या आपने सोच लिया है कि आप सुनना चाहते ही नहीं है? यही गद्दार की निशानी है। अरे बरकती जी आज आप ठान करके आए हैं क्या किसी की सुनेंगे नहीं? आप यही किसी के दरवाजे आप ही बोलते रहेंगे। ये ठान के आए तो सर फिर बात अलग है। नहीं, किसी की नहीं सुनेंगे। हाँ तो क्यों नहीं सुनेंगे? आप देखिए जरा जिलानी जी, मैं यही जानना चाहती हूँ, यही एटीट्यूड रहा तो क्या होगा? किसी की नहीं सुनेंगे। अभी वो हमारे पूरे पैनल पे सवाल उठा रहे थे कि कितने पढ़े लिखे लोग हैं, कितने इसमें फाजिल हैं, कामिल हैं, आलिम हैं, पता नहीं क्या क्या बातें कह रहे थे। वो अभी वो खुद ही शो कर रहे हैं कि अगर वो खुद पढ़े लिखे होते तो इस तरह की बात नहीं करते। पढ़े लिखने के बाद इंसान जो है इंसानियत की बात करता है, इंसाफ की बात करता है, इत्तेहाद की बात करता है, इखलाक की बात करता है, भाईचारा की बात करता है। जो
तो इस्लाम ने भी सिखाया। मुझे लगता है बरकती साहब को दोबारा से इस्लाम समझने की जरूरत है। आप बेवजह के देखो सद्दाम को मार के खत्म किया, पहले सिखाया अमेरिका ने कि अगर आपके फॉलोअर्स हैं तो आप उनसे कहिए कि राम मंदिर के पक्ष में वो बात करें। मध्यस्थ जो लोग हैं, हमने देखिए हमने क्यों एक्सेप्ट किया, हमने और वहां जाकर स्वागत इसलिए किया कि तीनों मध्यस्थ उन्हें ये सोचना होगा कि जिन लोगों की दलील कर रही है मगर आपको एहसास नहीं है, भारत के नंगा को कहीं मारो उसको एहसास नहीं, उनकी आस्था का हमको क्या डराएंगे, भगवान राम हम डरने वाले नहीं और वो जन्म मालूम है इसका जन्म मौलाना हसन मैं गलत बोल रहा हूँ, जहालत की बात कर रहे हैं तो हिंदुस्तान मौलाना हसन आप अभी बरकती साहब को भी सुन रहे होंगे, आखिर इनकी समस्या क्या है, आखिर इनकी समस्या क्या है? यहाँ से एक मिनट, वो कह रहे हैं मैं तो किसी की सुनूंगा ही नहीं, समस्या क्या है इन लोगों की? ये नहीं चाहते कि मामला हल हो। इनका अगर माइक कम कर दे तो मैं अपनी गुफ्तगू कर लूं। बोलिए एक मिनट सर, हसनैन सर बोलिए, हसनैन जी आपसे। मैं ये कहना चाहता हूं कि आपने अक्सर ये देखा होगा कि नया मुर्गा बांग ज्यादा देता है। इनके जैसे लोग होंगे तो मध्यस्थता हरगिज नहीं हो सकती। पहली चीज, इमाम बरकती जो भी है, ये XYZ मैं जानता भी नहीं हूं, ये एक नंबर के जाहिल किस्म के और बेवकूफ किस्म के इंसान है। ये आलिम की पहचान नहीं होती, ये फाजिल की पहचान नहीं होती कि इस तरह के बेहुदा अल्फाज आप इस तरीके से ऑन एयर कहीं पर बैठ कर दें। ये इससे इस्लाम बदनाम होता है, इससे आलिमियत, इससे उलमा बदनाम होते हैं। इनके जैसे जाहिल लोग होंगे तो कभी नहीं हो सकती। मैं अगर शरीयत की बात करूं तो इस बेवकूफ आदमी से ये पूछिए आप कि इस्लाम विवादित जगह पे, गसब की हुई जगह पे क्या नमाज पढ़ने की इजाजत देता है या नहीं? अगर ये इस चीज पर जवाब दे दे इस्लाम की रोशनी में तो मैं इस चीज को, इसको आलिम तस्लीम कर लूं। ये आलिम नहीं है, ये जाहिल किस्म का आदमी। आलिम का मतलब होता है पढ़ा लिखा, हुस्न अखलाक, अपने रसूल का अखलाक पेश करना हो, चाहे वो मुसलमान हो चाहे वो गैर मुस्लिम हो, उससे अखलाक के साथ गुफ्तगू की जाए। इनके जैसा आदमी होगा तो कभी मध्यस्थता नहीं हो सकती। जो बातें यहाँ पर कही जा रही है हसनैन साहब की ओर से, क्या ये बातें कुछ लोगों को समझ नहीं आती हैं? इसीलिए अभी जब कोर्ट का फैसला आया है कि मध्यस्थता से आप बातचीत का एक हल निकाल सकते हैं तो निकाल लीजिए। इन लोगों को दर्द शुरू हो गया, पेट में गुस्सा आने लगा। देखिए, बातचीत से यदि मामले का हल निकले तो इससे अच्छी कोई बात हो नहीं सकती है। लेकिन क्या आपको लगता है कि ओवैसी जैसे लोग, जो अभी बरकती जैसे लोग, और भी ऐसे तत्व हैं, मौजूद हैं, पहले सैयद साहबुद्दीन हुआ करते थे, क्या बाबरी मस्जिद एक्शन कमेटी के अंदर जो बैठे हुए लोग हैं, जो सलाफी इस्लाम से मूलतः प्रभावित होकर के भारत में वही दारुल हरब और दारुल इस्लाम का नारा देते हैं, क्या ऐसे लोग ऐसी चीज़ों का सुखद अंत होने देंगे जैसा श्री श्री चाहते हैं? आखिर किसकी भावनाओं का वहाँ पर हनन हो रहा है? हिंदुओं की भावनाओं का हनन। अयोध्या राम के नाम से जाना जाता है, बाबर के नाम से नहीं जाता है। बाबरी मस्जिद के लिए लोग अयोध्या नहीं आते हैं, राम के लिए अयोध्या आते हैं और पूरी दुनिया से राम के लिए आते हैं। आप हिंदुओं की भावनाओं को रोज ठोकर मार रहे हैं और आप उनसे अपेक्षा करते हैं कि वो आपको छोटा भाई समझ करके आपके प्रति उदार व्यवहार करें। एक तरफा ये प्यार नहीं चल सकता, एक तरफा प्यार नहीं चल सकता। सुनिए, एक तरफा प्यार नहीं चल सकता। संगीत राजी कह रहे हैं, एक स्टैंड लीजिए, एक स्टैंड लीजिए। हमारे भगवान का जन्म हुआ, हमारे भगवान प्रकट हुए। मुझे बता दीजिए आप क्या क्या जुड़ा हुआ है, मुझे बता दीजिए। आप नमाज सड़क पे भी पढ़ते हो, आप रेलवे स्टेशन पे पढ़ते हो, बस स्टैंड पे पढ़ते हो, नोएडा की सड़कों पे ईमानी घर ज्यादा दिन नहीं चलता है। ये झूठ करके जो आप आए हैं मुल्क में, मुल्क को तो आपको छोड़ा नहीं जाएगा। मुझे बता दीजिए आपका लेना देना क्या है? हमारे भगवान का जन्म स्थल है, मक्का मदीना से कंप्रोमाइज हो सकता है क्या? वेटिकन सिटी से हो सकता है क्या? तो राम जन्म स्थान वही जगह नहीं है जहाँ मस्जिद है, यही तो आपको सिद्ध करना है। बताइएगा, वहाँ मस्जिद बाबर वहाँ गया नहीं। जिसको मीर बाकी की बात करते हो, तब तक मीर बाकी को उसने निकाल दिया था वहाँ पर। ये सारी जो भी कुछ छेड़खानी औरंगजेब के टाइम की हुई, उस बात को लेकर बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद, बाबरी मस्जिद। जब बाबर वहां गया नहीं था, बाबर का लेना देना अयोध्या से क्या हुआ? मैं कहता हूँ बाबर की कोई औकात नहीं राम के मुकाबले में। अरे ये सब आप मर्यादा पुरुषोत्तम है, वो आदर्श। तो बात खत्म करिए, बोलिए मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को। सर रुकिए, अच्छा रुक जाए। अच्छा ठीक है, ठीक है, ठीक है। अरे
बड़ा कंफ्यूजन है सर। एक मिनट शाजिया के पास भी मैं चली जाती हूँ, बहुत देर हो गया। बोलिए सर। देखिए, ये हिंदुओं की उदारता ही है जो इस प्रकार की चीजों को अभी भी मध्यस्थता। संगीत रागी जी, मैं आपको रोक रही हूँ, अपनी बात पूरी करिएगा सर। एक ब्रेक के लिए बस मुझे रुकना है, ब्रेक के बाद लौटेंगे तो संगीत रागी जी जो बात कह रहे हैं उसको हम पूरा करेंगे, लेकिन यहाँ पर जो तर्क है उसमें मुझे कंफ्यूजन ज्यादा लग रहा है। तो ऐसे में कंफ्यूजन किस तरह से दूर किया जाएगा पैनल की ओर से, सहमति कैसे बनाई जाएगी, ये बहुत अहम सवाल है और इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। तो कोर्ट ने तो अपना फैसला दे दिया कि मध्यस्थता के जरिए इस समस्या का समाधान निकालने की कोशिश करिए और बाकायदा पैनल का भी गठन कर दिया गया। लेकिन क्या ये पैनल सहमति बना पाएगा, क्या 8 हफ्ते के अंदर कोई तस्वीर साफ हो पाएगी, ये बहुत अहम सवाल है जो कहीं ना कहीं अब शायद हर किसी के मन में है। संगीत रागी जी, बहुत संक्षिप्त और छोटा जवाब में चाहूंगी कि क्या आपको लगता है एक निष्कर्ष तक पहुंच पाएंगे 8 हफ्ते में, हम सब जो भी मनमुटाव था वो दूर होगा, सहमति बनेगी? देखिए, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, मैं बार बार ये दोहरा करके कह रहा हूं कि मेरी ये व्यक्तिगत राय है, मेरा आकलन है कि ये किसी भी निष्कर्ष तक नहीं पहुंचेगा, क्योंकि मुस्लिम पक्षकार बाबरी मस्जिद जो आज कह रही है, स्वागत कर रही है, वो एक पीआर एक्सरसाइज है। वो कभी भी इसके लिए तैयार नहीं हुए थे। मुझे लगता है कि इसका रास्ता वही है जो केंद्र सरकार ने कोर्ट से अनुमोदन कहा था कि आप 65 एकड़ जमीन को हमें दे दीजिए, वहां से राम मंदिर का कार्य हम शुरू कर सकते हैं, दे करके शुरू करते हैं। अल्टीमेटली वो डिस्प्यूटेड जमीन नहीं था। 2.7 एकड़ का जो जमीन है उस पर जो बातचीत चलनी होगी वो उसके लिए बात नुमानी जी, आपको भी ऐसे ही लगता है? मुझे लगता है कि रास्ता नहीं हो पाएगा, कोई रास्ता नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे साफ तौर पे कहा जा रहा है। मैं आशावादी आदमी हूँ और उच्चतम न्यायालय को अथॉरिटी मानता हूँ, इसीलिए मैं कहता हूँ जो भी वहां से निर्णय आएगा इधर या उधर, वो हमें जो है मान्य होगा, बगैर अगर मगर के। जी जिलानी साहब, संगठनात्मक दृष्टिकोण से मुझे पूरा उम्मीद है कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए रास्ता अब बहुत जल्दी निकलने जा रहा है। बरकती जी, जिलानी जी कह रहे हैं रास्ता बहुत जल्दी निकलने वाला है, पूरी उम्मीद, आपको भी है उम्मीद? अरे कर लीजिए ना भाई, मंदिर बना लीजिए, हम भी कह रहे हैं, लेकिन मस्जिद ही रहेगी वो, और पूरी दुनिया की हवा को भी समझ लीजिएगा। फिर बाप अमेरिका जो है ना रास्ता दिखाएगा और सद्दाम की तरह निकाल बाहर करेगा, बोलेगा कुवैत पर हमला करो, उसके बाद कहेगा हम आ गए, आइए हम फैसला करेंगे। सकेंगे आप? कोई टिप्पणी आप पे नहीं करना चाहूंगा। वैसा आपकी उम्र का हवाला भी आपने दिया कि आप 70 साल के हो गए, आपको अमेरिका की राजनीति और कहाँ की राजनीति कर रहे हैं। छोटा सा आंसर लेना चाहूंगी शाजिया से। शाजिया, जरा आप बातें सबकी सुन रहे होंगे, बरकती जी जैसे लोग अगर रहेंगे तो आपको लगता है समस्या का समाधान हल हो पाएगा? क्योंकि कहीं ना कहीं मामले को आगे बढ़ाने के जगह क्या उसको टलवाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ही इनकी बातों से बहुत ही खतरा नजर आता है मुझे। देखिए, खतरे की अलामत है जिस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्या ये हम लोग को धमकाना चाह रहे हैं? क्या ये बताना चाह रहे हैं कि अमेरिका हमारे पर हमला करेगा अगर हम इस तरह का फैसला लेंगे? किस तरह की बात कर रहे हैं बरकती जी? ये बिल्कुल ही गलत है। हम भारतीय जनता पार्टी चाहती है आपने बात बहुत सही की, इन लोगों पर वक्त नहीं बर्बाद होना चाहिए। सवाल ये है कि आप वक्त का सही इस्तेमाल होगा कैसे? आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। मेरे पास वक्त इतना ही है। नुमानी जी बहुत बहुत धन्यवाद, जिलानी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, संगीत रागी जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। बरकती साहब चलिए अपनी भाषा को अगली बार संयमित कर लीजिएगा, लेकिन जुड़े तो ठीक है। और शाजिया आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए। हसनैन साहब आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद चर्चा में शामिल होने के लिए।